नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें आया नाम रिटायर्ड जस्टिस आफ्ताब आलम का। उन्होंने तंज कसा कि उनकी कृपा से मैं 2 साल तक गुजरात से बाहर रहा। बस क्या था, अचानक सर्च होने लगा कि ये जस्टिस आफ्ताब आलम कौन है। तो आपको बता दें कि ये पटना के रहने वाले हैं और 27 जुलाई 1990 को पटना हाई कोर्ट में ये जस्टिस नियुक्त हुए थे। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी गए, वहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे और 11 नवंबर 2007 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। फिर 18 अप्रैल 2013 में ये रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने इनको 1 जुलाई 2013 में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया था और इन्होंने ही अमित शाह के बेल के केस को सुना था। और जिस बेंच ने सोहराबुद्दीन शेख के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, उस बेंच में भी ये शामिल थे और जब बेल कैंसिलेशन के लिए मामला आया तो उस बेंच में भी ये शामिल थे और नतीजा ये हुआ कि 2 साल तक ये बेल पर सुनवाई करते रहे और अमित शाह गुजरात से बाहर रहे। अमित शाह ने ये कहा था कि सामान्य तौर पे बेल की सुनवाई जो है 11 दिन में डिस्पोज ऑफ हो जाती है, लेकिन उनके मामले को 2 साल तक पेंडिंग रहा जिसकी वजह से वो गुजरात से बाहर रहे। तभी से इनको सर्च में खोजा जा रहा है कि आखिरकार ये कौन है। अब बात आती है कि पूरा मामला क्या है, तो इसके लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। 23 नवंबर 2005 का वाकया है कि सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी बी कौसर बी और तुलसी प्रजापति चलते हैं हैदराबाद से सांगली महाराष्ट्र के लिए। बीच रास्ते में अहमदाबाद में इनको उतार लिया जाता है, जो एक पक्ष है, एक कहानी जो बताई जाती है। और उसके बाद 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर कर दिया जाता है। गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस इसमें शामिल थी। 3 दिन बाद 29 नवंबर 2005 को कौसर बी की भी बॉडी मिलती है और ये सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। और लगभग 1 साल बाद तुलसी प्रजापति जो इस मामले के गवाह थे, उनका भी एनकाउंटर हो जाता है। तो इस तरह से ये तीनों का मामला खत्म हो जाता है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। अब मामला क्या था? यदि गुजरात एटीएस राजस्थान पुलिस की माने तो ये आला दर्जे का आतंकवादी था, क्योंकि लश्कर तैयबा से इसके संबंध थे। इतना ही नहीं, रंगदारी वसूलने का काम करता था। राजस्थान में व्यापारियों से रंगदारी वसूलता था। AK-47 इसके यहां से बरामद हो चुकी है। मध्य प्रदेश का ये रहने वाला था। तो जो पुलिस का मानना है कि एनकाउंटर हुआ उसके हिसाब से बिल्कुल सही हुआ, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत दिलचस्प है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। तो ये सब हुआ ऐसे था कि राजस्थान के मार्बल खदान के मालिक है विमल पाटनी, उन्होंने गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान के गृह मंत्री थे उनसे कहा कि इसका मामला खत्म कराइए, बहुत तंग कर रहा है। तो फिर ये कहा जाता है कि राजस्थान की सरकार ने और पुलिस ने मामले को रेफर कर दिया गुजरात को। मामला पहुंच गया जो है गुजरात एटीएस के पास और उस समय गृह मंत्री थे अमित शाह, लिहाजा उनके पास ये मामला आया और इस तरीके से इनका इसमें 2 करोड़ की लेन देन बताई जाती है कि 2 करोड़ की लेन देन करके ये एनकाउंटर कराया गया था। अब सीआईडी के एक इंस्पेक्टर हैं BL सोलंकी, उन्होंने जांच के दौरान अमित शाह का नाम लिया था कि उनके इशारे पे ये सब कुछ हुआ था। अब ये कि इस केस में अमित शाह आ जाते हैं। मामला जब 2010 में सीबीआई के पास पहुंचा तो सीबीआई का जैसे ही सम्मन गया, अमित शाह ने रिजाइन कर दिया गृह मंत्री पद से और 1-2 दिन के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके पहले
हिरासत में भेजा गया, उसके बाद जेल भेज दिया गया। 95 दिनों बाद इनकी जमानत हो जाती है और जमानत होने के बाद 2010 में ही सीबीआई पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में और जमानत कैंसिल करने को कहती है। वो कहती है कि अमित शाह गृह मंत्री थे कल तक और इतने प्रभावशाली हैं, इसमें बहुत सारे गवाह हैं, उन गवाहों पे प्रभाव डाल सकते हैं। और एक बात बता दें आपको कि जब ये मामला चलने लगा तो इस मामले में अमित शाह, गुलाब चंद कटारिया समेत कई राजनेता, उद्योगपति, आईपीएस और नीचे के पुलिसकर्मियों को इसमें आरोपी बनाया गया, चार्जशीट पेश की गई। उसी दौरान ये कहा गया कि गुजरात में रहते हुए तो इस कोर्ट न्याय कर ही नहीं सकती, लिहाजा इस मामले को सीबीआई कोर्ट मुंबई भेज दिया गया। मामला चलने लगा। इस बीच जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आता है कि अमित शाह की जमानत रद्द की जाए, सीबीआई ही आती है, तो वही आफ्ताब आलम इस मामले की सुनवाई करते हैं, उनके साथ एक और जज होते हैं। तो उन्होंने यही सवाल उठाया तो अमित शाह के वकील ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो हमारा मुवक्किल जो है वो गुजरात से बाहर रहेगा। तो वो जो है इस मामले को पेंडिंग करते चले गए और इसकी वजह से उन्हें 2 साल तक गुजरात से बाहर रहना पड़ा। तब तक क्या होता है कि 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ जाती है और मामला जब चलने लगता है तो इसमें जो सीबीआई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही होती है, उसने जब फैसला सुनाया तो शुरू के स्टेज में उन्होंने सबसे पहले अमित शाह और आईपीएस और राजनेताओं वगैरह को और जो व्यापारी थे उनको जो है इसमें कहा कि इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला और इस तरीके से वो मामले से छूट जाते हैं। बाद के दिनों में और पुलिसकर्मी भी इस मामले में छूट गए और छूटते हुए, बरी करते हुए जज बड़ा खिन्न हुए थे इस बात पे कि मैं करूं तो क्या करूं, जो हमारे पास एविडेंस है उससे कहीं से भी लिंक साबित नहीं होता है। ये लोग छूट गए और छूटने के बाद अमित शाह ने इसी बात का हवाला दिया जब बात कर रहे थे कि जो 3 बिल पेश किए गए हैं, जिसमें 130वां संविधान संशोधन भी है और 2 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए अलग से रखे गए हैं, उसका एकमात्र मकसद ये है कि यदि कोई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर मामला बनता है, कोई एफआईआर होती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिए जाते हैं और 30 दिन से अधिक समय तक रहते हैं, तो 31वें दिन ऑटोमेटिक वो अपने पद से अलग हो जाएंगे, उनका पद खत्म हो जाएगा। मतलब कि उनको वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं रह पाएंगे। अब इस केस का रिफरेंस समझिए कि क्यों ऐसा हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ कि अभी हालिया केस में अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए तो उन्होंने जेल से सरकार चलाई थी। उस दौरान अदालतों ने जो है अपनी बेबसी जाहिर की थी कि इस मामले में और पब्लिक फोरम में भी, सोशल मीडिया पे भी इस बात पे बहस हुई थी कि कैसे जो है कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए सरकार चलाया जाएगा। तो उसमें अमित शाह ने लोकसभा में जब इस बिल को रखा था तो ये बात साफ साफ कहा था कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब फिर से लौट के आते हैं सोहराबुद्दीन पर। तो सोहराबुद्दीन का एक पक्ष ये है कि उसके लश्कर तैयबा से संबंध बताए जाते हैं, वो रंगदारी वसूलता था, वो गैंगस्टर था, उस पर बहुत सीरियस मामले थे। लेकिन दूसरा लिंक ये भी जोड़ा जाता है कि हरेन पांड्या मर्डर केस से भी वो जुड़ा हुआ था, वो राजदार था और इसलिए उसको रास्ते से ही हटा दिया गया, मामले को खत्म कर दिया गया। मतलब इसमें 2-3 तरह की कहानी जुड़ती है। एक गुलाब चंद कटारिया, बिमल पाटनी, दूसरा ये कि हरेन पांड्या से जुड़ा हुआ था, उस केस से जुड़ा हुआ था, लिहाजा राजदार था, इसलिए इसको रास्ते से हटाया गया। तरह तरह की इसमें कहानियां। लेकिन लबो-लुआब ये निकला कि कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो किसी के भी खिलाफ एविडेंस नहीं मिला और अमित शाह का नाम लिया था वो सीआईडी इंस्पेक्टर ने। अमित शाह सीआईडी इंस्पेक्टर के बयान के आधार पे ही उनको इस केस से जोड़ दिया गया था और सीआईडी इंस्पेक्टर का नाम था बीएल सोलंकी। तो ये है वो पूरा वाकया जो कि अमित शाह कल जिसमें अपना तंज भी कस रहे थे और अपनी पीड़ा भी जाहिर कर रहे थे कि जो भी पक्ष इन बिलों को लेकर के अपने नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है वो मेरे ही केस को देख ले कि मैंने नैतिकता का पालन किया था, कि बिना कहे रिजाइन किया था। उसके बाद जब तक पूरे केस से बरी नहीं हो गया
तब तक केंद्र में मंत्री नहीं बने थे। आपको बता दें कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, तब तो वो जो है उस समय तो जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो उसमें शामिल नहीं हुए थे। बाद के दिनों में वो बीजेपी अध्यक्ष बने, अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। वो जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं 2019 में, जब मोदी सरकार आई है तब जाकर के। तो उसी का वो हवाला दे रहे थे कि विपक्ष नैतिकता का पाठ न पढ़ाए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।